2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कराने आ गया हूं। क्लास 10th वाले हिंदी मीडियम वाले जो सीबीएसई बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, उनको कहीं कंटेंट नहीं मिलता, वो परेशान रहते हैं, सर हिंदी मीडियम कोई नहीं पढ़ा रहा। यार आप लोगों की डिमांड थी कि हिंदी मीडियम से करा दीजिए, तो आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम का कंटेंट लेके आ गया हूं। क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर हम या आपके साथ में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है भाई रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। क्या क्या कराओगे सर? सब कुछ कराऊंगा इस चैप्टर में, वन शॉट सब कुछ कराऊंगा बेटा। चैप्टर देखो, केमिस्ट्री की शुरुआत यहां से हुई, तो बेसिक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। वैसे मैं आपको इतने मक्खन तरीके सिखाऊंगा ना, सब कुछ यहीं का यहीं याद हो जाएगा। सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से हम सीखेंगे। जित इसमें आपको सिखाऊं, क्या क्या सिखाऊंगा? पहले रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती है, समीकरण कैसे बनते हैं, एक समीकरण को बैलेंस यानी कि संतुलित कैसे करते हैं, अपक्रियाओं के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, सारी कुछ हम लोग बात करेंगे, मजा आ जाएगा। तो कहीं पे अगर वीडियो खुल गई तो कहीं कानना पे बैठ जाओ। आई इससे अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं भाई, तो शुरू किया जाए। तो आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस लेसन? चलिए, तो सब लोग भैया पहले इसको लाइक कर दीजिए, सबको अपने यार दोस्तों के पास को शेयर कर दीजिए, मजा बहुत आएगा, इस चीज में आपको गारंटी जरूर देता हूं। शुरू किया जाए, चलिए। अब देखो, अब ये जो चैप्टर है ना, आप इस चैप्टर को मेरे अंदाज में पढ़ें। मेरे अंदाज मतलब क्या है, मैं जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ाऊं ना, जो जो टॉपिक पहले पढ़ाऊं उसको उस हिसाब से पढ़ते चलो, मजा आ जाएगा। पूरा चैप्टर आपको इसी क्लासरूम में, वादा करता हूं, यही याद हो जाएगा, इसी क्लासरूम में याद होगा, इसी आज के आज याद हो जाएगा, मजा आ जाएगा। जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करना शुरू कर देना। चलिए, तो बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कहां से? इस चैप्टर में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेटा, देखो हमारा जो ये पर्यावरण है ना, हमारे पर्यावरण में दो प्रकार की चीजें होती हैं। कुछ होती बेटा अपने, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं हमारे आसपास। कुछ परिवर्तन होते हैं जिसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या, यानी कि भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से स्टार्ट करें बस वहीं से देखो, मजा आ जाएगा। और कुछ क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। हमारे आसपास जितने भी परिवर्तन, उसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? देखिए बेटा, भौतिक परिवर्तन के लिए यहाँ पे दो चार बातें मैं आपके लिख के लाया हूं, उसको पकड़ लो, हमेशा याद हो जाएगा। देखो लिखा है भौतिक परिवर्तन क्या होता है, लिखा है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे अपने हाथ में, मेरे हाथ में एक पेपर है, मेरे हाथ में क्या बेटा, एक पेपर है। अब मैंने इस पेपर को फाड़ दिया, तो क्या इसमें कोई नया उत्पाद बना? अभी तो पेपर का पेपर ही, अभी तो पेपर का पेपर ही, इसको फाड़ने के बाद अभी भी पेपर का पेपर ही रहेगा। तो यही लिखा है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, मतलब कि जिसमें कोई नया पदार्थ न बने वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और क्या लिखा हुआ है, दूसरी बात क्या लिखा है, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, कोई स्थायी परिवर्तन नहीं है। जैसे मान लो इसको हमने फाड़ दिया, अगर हम चाहें तो इसको जोड़ भी सकते हैं। ये क्या है, एक अस्थायी, यानी स्थायी तो नहीं है ना कि फाड़ दिया तो दोबारा जोड़ेगा नहीं। ये एक क्या होता है बेटा, अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी ये दोबारा वही चीज दोबारा बन सकती है। बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। आगे लिखा है, क्या लिखा है, यह उत्क्रमणी होता है। बेटा उत्क्रमणी का मतलब ऊपर वाली लाइन से ही मतलब है। उत्क्रमणी का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि इस पेपर को फाड़ दिया, तो फाड़ने के बाद में आप चाहो तो इसको जोड़ भी तो सकते हो, इसको चाहो तुम्हारा जोड़ भी सकते हो ना। तो जब कोई चीज टूट गई है, टूटने के बाद बन जाए ना, तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय बोलते हैं। तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। और बहुत बढ़िया बात है। अगली लाइन क्या है, इसमें पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है। पदार्थ जैसे यहाँ पे कागज मैंने यूज किया ना, तो क्या कागज परिवर्तित हुआ? अभी कागज का कागज ही तो है। तो ये सारे परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और मजे वाली बात यह है कि हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। हमें चैप्टर में बेटा भौतिक परिवर्तन थोड़ा पढ़ने वाले, हम तो चैप्टर में रासायनिक, चैप्टर का नाम क्या है, यानी कि रासायनिक, रसायन के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं तो हम यहां पढ़ेंगे, लेकिन बता दिया क्योंकि अंतर कई बार लिखने के लिए आ जाता है। तो हम लोग भाई सभी को गुड इवनिंग, ध्यान देखो, पूरा हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो उदाहरण के लिए देखो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, पानी से बर्फ का बनना। जब पानी से बर्फ का बनाते हो तो उसमें सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। भाई जब पानी से बर्फ दिखाते हो तो पदार्थ तो बदल नहीं जाता, अभी भी पदार्थ क्या है, पहले भी पानी था तो पानी ही था, अब बर्फ बन गया तब भी पानी है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जल जाती है तो उसकी जो मोम होती है तो मोम ही रहती, मोम तो कोई परिवर्तन होता नहीं, तो पदार्थ तो बदलता नहीं ना। ये सब चीजें हैं। बल्ब का जलना, ये सारे अपने पास क्या है, बल्ब का जलना, ये सारे क्या है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। भाई सभी गुड इवनिंग, मजा आ जाएगा, ध्यान से देखो। तो ये सारे होते हैं भौतिक परिवर्तन। मजे वाली बात है कि भौतिक परिवर्तन नहीं पढ़ना, यहां पढ़ना, इसको ध्यान देखो, ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम ध्यान देखना, सभी को वीडियो एकदम ध्यान देखो, मजा आ जाएगा। ध्यान देखो भाई, सब लोग वीडियो को लाइक करके एक दूसरे के पास शेयर जरूर कर दिया करो, मजा बहुत आएगा। चलिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसी बारे में पढ़ना, एकदम ध्यान से मक्खन लगा के देखो, मजा आ जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, इसमें हमेशा नया पदार्थ बनता है। जो रासायनिक परिवर्तन होगा ना, इसमें हमेशा कोई ना कोई नया पदार्थ बनेगा। अभी एग्जांपल देके दिखाएंगे, वैसे अभी थोड़ा बहुत याद करा दें। जैसे कभी भी कार्बन मिलेगा
और कभी भी ऑक्सीजन मिलेगा ना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। देखो कार्बन क्या है, ये ठोस होता है बेटा, ऑक्सीजन क्या है, ये गैस होती है। लेकिन देखो जब ठोस होता है ये क्या है, गैस है, मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो कि फिर से क्या है, एक गैस है। तो वही लिखा है इसमें पदार्थ हमेशा नया बनता है। देखो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, इसको मिलाओगे देखो पानी बन जाता है। तो पानी क्या है, जल यानी कि लिक्विड होता है, द्रव होता है। तो वही लिखा है कि इसमें हमेशा नया पदार्थ बनेगा। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें क्या होता है, हमेशा नया पदार्थ बनता है। बच्चे को चार्जिंग हो रही है, नया पदार्थ बनेगा, ठीक है ना। साइड से अगला क्या है, यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी मतलब क्या है कि बेटा अगर एक बार यहां से यहां चले गए तो यहां से यहां अपने आप नहीं आ पाएगा। बात समझो, ये एक स्थायी होता है, दोबारा यानी इससे ये नहीं बना पाओगे, बहुत झमेला करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें नहीं बनती हैं, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो यहां पे तुमको ये लिखना है कि ये एक स्थायी परिवर्तन होता है, एक बार जो हो गया दोबारा वो चीज नहीं बन पाएगी। फिर लिखा है यह एक अनुक्रमणीय होता है। अनुक्रमणीय क्रिया क्या होता है, यानी कि ये अनुक्रमणीय मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां चले गए तो क्या होगा, मतलब कि अनुक्रमणीय मतलब क्या होता है, उत्क्रमणीय का जस्ट उल्टा होता है। तो ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये क्या होते हैं, अनुक्रमणीय होते हैं, ठीक है ना। ये उत्क्रमणीय होते हैं, ये अनुक्रमणीय होते हैं, यानी यहाँ पे कोई चीज अगर टूटी तो उसको दोबारा बना पाओगे, लेकिन यहाँ बनाना क्या थोड़ा सा मुश्किल होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई भाई, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अगला लिखा इसमें पदार्थ परिवर्तित होता है, पदार्थ बदल जाता है। देखो ना यहाँ पे मैंने गैस लिया, यहाँ पे गैस लिया, गैस क्या बन गया, ये द्रव बन गया है। तो क्या पदार्थ परिवर्तित नहीं होगा, सर पदार्थ परिवर्तित हो गया है। अब एग्जांपल देखो, खट से दिमाग में चला जाएगा। जैसे लिखा है लोहे पर जंग का लगना। अब लोहे पे जंग का लगना क्या है बेटा, एक यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। जब कभी लोहे पे जंग लग जाती तो रासायनिक परिवर्तन बन जाता है, क्योंकि लोहा क्या है, अब जंग में बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। मोमबत्ती का यानी कि जलना, देखिए यहां भी मोमबत्ती जलना लिखा, यहां भी मोमबत्ती जलना। देखिए बात समझो ध्यान से, जब मोमबत्ती पिघलती है, यहां पे मोमबत्ती जलना नहीं, यहां पिघलना लिख लो। जब मोमबत्ती यानी कि पिघलती है, पिघलती, पिघलना, पिघलना, यानी जब मोमबत्ती पिघलती है तो वो एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब मोमबत्ती जलती है तो जलने के लिए चाहिए होता ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती तो वो क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। एक प्रकार क्या है भाई, रासायनिक परिवर्तन है। मजा आ गया। कोयले का जलना, तो ये जितनी चीजें जलती है ना वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन होती है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यहाँ पे जो बल्ब का जलना है ना, इसको आप बल्ब का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पे क्या है, इसको चाहो तो आप इधर ले सकते हो। ये विद्युत वाला है, ये ऑप्शन हटा दो क्योंकि ये वाला ऑप्शन गलत से हो गया, गलत से आ गया होगा यहाँ पे। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। क्लियर हो गया, हमें ये पढ़ना है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इतनी बात वो क्लियर हो गई। जैसे नीचे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ध्यान देखो, देखो वही लिखा हुआ है कि मोमबत्ती का जब पिघलना होगा ना तो एक भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन मोमबत्ती जब जलती है तो उसके बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। फिर लिखा लोहे पे जंग लगना, क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बीकर में जल उबालना, जब जल उबालते हो तो यार जल तो जल ही रहेगा ना, तो क्या है, भौतिक परिवर्तन होता है। दूध का दही में बनना, दूध में दही जब बनती, दूध से जब दही बनता है ना तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें लैक्टोबैसिलस नाम के क्या क्या कीड़े पड़ते हैं, यानी कि उसमें रिएक्शन होती है, इसलिए वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। फिर नए पदार्थ का बनना, जब कभी भी नया पदार्थ बने तो समझ जाओ वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो सिंपली अगर मैं दोनों चीजों को यहाँ पे समराइज करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में कोई भी रासायनिक अपक्रिया नहीं होती। सिंपल भाषा में ये बोलना चाहता हूं, रासायनिक अपक्रिया यहाँ पे क्या है, रासायनिक अपक्रिया यहाँ पे नहीं होती, नहीं होती, ये पकड़ लो बस। क्योंकि रासायनिक क्रिया नहीं होती इसीलिए यहाँ पे क्या है, कोई पदार्थ नहीं बनता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन अगर हो रहा है तो ये जम के बात है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या है, हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनता है कि यानी कि यहाँ पे क्या है, रासायनिक परिवर्तन होंगे। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन क्या है, हमेशा होते हैं। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन क्या है, होते हैं। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक समीकरण की बात, रासायनिक परिवर्तन यानी कि रासायनिक समीकरण होती, यानी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे रासायनिक अपक्रियाएं हमेशा होती हैं, ये क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रासायनिक क्रियाएं हमेशा होती हैं और यहाँ पे रासायनिक क्रियाएं हमेशा यानी कि नहीं होती हैं। तो यहाँ नहीं होती क्रियाएं, यहाँ पे होती है, ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा नया उत्पाद बनेगा। तो अभी मैंने दो चीज समझाने की कोशिश की है। पहली चीज हमने भौतिक परिवर्तन समझाया, फिर मैंने रासायनिक परिवर्तन समझाया। थोड़ा सा मैंने एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की है। आइए इसी बात को आगे बढ़ा के चलते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, जल्दी बता दो, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। नाइस क्लास है जी, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। चलो इतनी बात सबको क्लियर आ गई, इतने में किसी को तो दिक्कत नहीं है, ये बात सबको कंफर्म हो गई भाई, ये बात सबको कंफर्म है जी सर, कंफर्म है। आगे चलते हैं। अब ध्यान देखो, अभी जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो मैंने क्या कहा, मैंने आपको भी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन हो ही नहीं सकता बिना रासायनिक अपक्रिया के। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन
ये हो पाएगा रासायनिक अपक्रिया की वजह से। बिना रासायनिक अपक्रिया के कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। अपक्रियाएं होती हैं अंदर अंदर, अंदर अंदर अपक्रियाएं होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब लोहे पे जंग लगता है तो लोहा ऐसे बैठा है यानी आयरन। अब लोहे पे क्या आ जाए, ऑक्सीजन की जब संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और इसमें थोड़ा बहुत नमी पड़ती है, तो ये क्या करता है, Fe2O3, बगल में यहां पे XH2, इसको बोलते हैं जंग का सूत्र बोलते हैं। इसको बताएं कैसे आया, अभी सुनते रहो। तो क्या बता रहे हैं, देखो ध्यान से, जो जंग लगता है ना, जंग में देखो ये रिएक्शन हो रही है, तो वही बता रहा हूं, रिएक्शन मतलब कि अपक्रिया। तो जो भी परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पे रासायनिक अपक्रिया पक्का होगी, ये चीज दिखाई पड़ेगी, ये चीज दिखाई पड़ेगी, गारंटी ये चीज होगा। इतनी बात सबको क्लियर है? गुड इवनिंग सभी को भाई, गुड इवनिंग। इतनी बात सबको क्लियर है कि अगर रासायनिक परिवर्तन तो रासायनिक अपक्रिया पक्का होगा। आप सुनो ध्यान से, ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इनको कैसे पता करें, कैसे पता करें, कैसे पता करें, कैसे पता करें, पता करें। तो देखो कैसे पता करें, इसका एक तरीका है। देखो कैसे, अगर हम यहां के हिसाब से पूछें तो आप देखते होंगे यहां आयरन से यानी लोहा से जब लोहा का ऑक्साइड बनता है, इसे ऑक्साइड बोलते हैं। अभी अभी मत सोचो, अभी आगे चलेंगे आपको समझाएंगे। ये लोहा का ऑक्साइड है ना, तो लोहा का ऑक्साइड मतलब कि जंग बन गया। तो देखो यहां लोहे से जब लोहे का जंग बनता है, तो ये आप गांव देहात में कलर को चेंज करके बताते हैं, कलर चेंज हो जाता है, रंग बदल जाता है, तो हम कह देते हैं भैया जंग लग गया है। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि एक रासायनिक परिवर्तन किसी चीज में हो रहा है, ये बात हम किन चीजों से जानेंगे, ये बात हम किन चीजों से जानेंगे? तो मेरे भैया रासायनिक परिवर्तन किन चीजों से हो रहा है, किन चीजों से जानेंगे? तो वो यहां पे लिखी है भैया, चार चीजें। क्या लिखी? चार चीजें। देखो, जब किसी भी चीज में अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ये तो मैंने परिभाषा में भी आपको बताया था, ये तो मैंने आपको परिभाषा बनाया था, यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाए यानी कि कोई नया पदार्थ बन जाए। तो जब कभी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो समझ जाना वहां पे क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रंग में परिवर्तन हो जाए, जब कभी रंग में परिवर्तन हो जाए, अभी आगे एग्जांपल देंगे तो समझ जाओगे आप अच्छे से। तो रंग में परिवर्तन हो जाए तो भी क्या है भाई, रासायनिक परिवर्तन होता है। गैस का निकास या उत्सर्जन, यानी जब कभी भी किसी भी सिस्टम मतलब कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें गैस निकलती है, तो गैस अगर बाहर निकलने लगे या फिर ना निकलने लगे, तो समझ जाना वहां पे क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। आगे लिखा तापमान में परिवर्तन, या किसी चीज का जो तापमान टेम्परेचर है उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाए, तो समझ जाना क्या है, एक रासायनिक यानी कि वहां पे परिवर्तन हो रहा है, वो एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, मतलब उसके अंदर क्या है, रासायनिक अपक्रियाएं हो रही है। तो मोटा मोटा मैंने अभी आपको यह समझाने की कोशिश की है कि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अपक्रियाएं होंगी, रासायनिक अपक्रियाएं हो रही हैं, इसको पता करने के अपने पास चार तरीके हैं। ठीक है, ये चार तरीकों से हम किसी चीज में पता कर पाते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतनी बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है क्लियर भी होगा। क्लियर भी क्या है, होगा। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है, इसको यानी बाहर से क्या है, नमी मिलती है, नमी मतलब कि क्या है, पानी मिलती है, तो आपको ये चीज बन के दिखाई देगा। इतनी बात सबको क्लियर है, जल्दी बता दो। क्या समझ में आ गया भाई रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इतनी बात अगर क्लियर है सबको तो जल्दी से बता दो सर, समझ में आ गया? जल्दी बता दो भाई, सबको क्लियर हो गया इतनी बात? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है सबको क्लियर हो गया? लेट मी नो, क्लियर हो गया सबको भाई? चलिए आगे बढ़े, बढ़े आगे, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अपने सामने क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है, ये एनसीईआरटी से मैंने आपकी किताब से उठाया है, इसको समझाऊंगा, इसी से हम सारी चीजें समझेंगे, इसको ध्यान से देख लो। ये मैं आपके सामने पहले एक्सप्लेन करूंगा, इससे हम सारी चीजें आगे की समझने वाले हैं। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से देखना, क्या है बेटा, देखो क्या है, ध्यान से देखो क्या है, तो आपको कुछ बातें और समझ में आएंगी। क्या है देखो, जैसे ध्यान देखो, तो ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे जो ये चीज बनी, ये क्या भैया कहलाता है, ये क्या है, बर्नर है, मतलब इससे आग निकलती है। और यहाँ पे मैंने एक चिमटा लिया है, उस चिमटा से क्या क्या है, मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक धातु है, उसका रिबन मैंने टुकड़ा लिया है, यहाँ चिमटा से पकड़ रखा है, और यहां से आग देके हम इसको जला रहे हैं। देखो क्या होता है, जब हम इसको आग लेके जला रहे हैं तो देखो ध्यान से, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, यहां धीरे धीरे कुछ कुछ मात्रा में क्या है, नीचे भुरभुरा फॉर्म निकलता आ रहा है, और इसको हम यहाँ पे क्या है, कलेक्ट कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन को यानी कि रिबन को जला रहे हैं, जलाने से वो नीचे कुछ गिरा रहा है राख जैसा, और इस राख को हम क्या कर रहे हैं, वॉच ग्लास में इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कोई एक चीज थी, मैग्नीशियम का रिबन था,
उसको जलाने पर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया, मतलब कि कोई चीज बदल गई ना, तो यहाँ पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। बहुत सुंदर बात है। तो वही यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखा है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, यानी कि दहन मतलब होता है जलाना, जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना। यानी कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं तो क्या है वो, यानी कि क्या कर रहा है भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल रहा है। तो एक चीज दूसरे चीज बदल रही है, यानी यहां भी एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, यहां पे भी एक रासायनिक अपक्रियाएं हो रही हैं, रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं। अब इसी को अगर आपने समझ लिया है तो कहानी क्या निकली है, मोटी मोटी कहानी यह है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन, जब हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करें भाई, जला रहे हैं, तो जलाते हैं तो ऑक्सीजन देते हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसको अभी लिख रहे हैं, यानी कि जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, जला रहे हैं, तो अपने पास क्या बन रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है। ये बात हमने यहां पे सीखी है कि मैग्नीशियम का क्या बन रहा है भाई, ऑक्साइड बन रहा है। मजा बहुत आएगा, मैं कह रहा हूं पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। मैग्नीशियम का क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है, ये बात वो क्लियर हो गई। मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इस वाली एक्सपेरिमेंट से हमने ये बातें सीखी। इतनी बात वो क्लियर हो गई, चलो आगे चलते हैं। ला जाए कहां ये दिल है दिलरुबा। अब अगला टॉपिक सीखने हम क्या जा रहे हैं बउआ, अगला टॉपिक सीखने जा रहे हैं मेरे बउआ, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, केमिकल यानी कि इक्वेशंस क्या होती है, ध्यान से समझो, मजा आ जाएगा। देखो यहां पे अगर ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आप लोग बताइए क्या ये दिख रहा है। एक मिनट के अंदर एक एक चीज समझाऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ के चला जाऊं, एक एक चीज आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश यहां पे करना, ठीक है ना। ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, समझ गए सर, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, रासायनिक समीकरण क्या होता है, थोड़ा सा यहां पे मैंने कुछ बातें लिखी, चाहे इसको पढ़ लेते, क्या लिखा है देखो, लिखा है क्रियाकलाप 1.1, मतलब कि जहां पे हमने ये काम किया था अभी पीछे, ये वाला काम जो किया था, कह रहा है कि क्या कह रहा है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मैंने क्या किया था भाई, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, पीछे हम पढ़ के चले आ रहे हैं, सही बात है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो लिखा वाक के रूप में किसी रासायनिक अपक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। अब ध्यान सुनो, अगर मुझे यह बात बतानी है कि मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं, इसका दहन करते हैं, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। देखो इतनी बात को बताने के लिए अगर मैं यहां पे लिखूं तो 3-4 सेंटेंसेज लिखने पड़ेंगे। मैं कैसे बोलूंगा कि मैग्नीशियम का जो रिबन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसका दहन होता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। अब देखो इतनी बात मुझे बोलनी पड़ रही है अपनी पूरी बात को कंप्लीट करने के लिए, इतनी बात बोलनी पड़ रही है। अब कह रहे हैं इसी बात को संक्षिप्त में हम कह सकते हैं, इसी पूरी बात को इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है, इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। अब जो मैं बोल रहा हूं उतनी देर से कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, अगर मैं इसको शब्दों का रूप दे दूं तो यह काम आसान हो जाएगा, जैसे यहां पे मैंने किया है। अब मैं इस पूरे लाइन, देखो यहां पे वही बवाल लिखा ना, अब देखो इस पूरे बवाल को मैंने एक लाइन में समझा दिया। देखो लाइन क्या समझा रही है, लाइन क्या बता रही है कि मैग्नीशियम कोई धातु है, इसको मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया भैया, यहां पे गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर तीर के इधर जो लिखा रहेगा वो चीज बनती है, क्या बनती है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है। तो अब इस लाइन को कोई देखेगा तो समझ जाएगा क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, इधर वाली चीजें मिलती हैं, और तीर के उधर, तीर जिधर बना रहेगा, ये निशान जिधर रहेगा ना, वो चीज बनती है। तो ये चीजें मिलके ये चीज बन रही है, तो अब ये बवाल नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये जो चीज मैंने लिखा ना, यहाँ पे जो चीज लिखा है, बस इसी बुलाते हैं रासायनिक समीकरण, इसी को बुलाते हैं रासायनिक समीकरण। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, जल्दी से बता दो। इसी को बोलते हैं भाई रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो ये जो लंबी चौड़ी बात थी, मैंने कहा कि मैग्नीशियम और प्लस कर दिया, क्योंकि इसको मिला रहे हैं तो प्लस कर देना पड़ता है, मिला के क्या बन रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है। तो बस इस पूरी बात को मैंने शॉर्ट कर लिख दिया। तो जो ये बात लिखी ना, बस इसी बात को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। भाई मेरे भाई जल्दी बता दो, क्या इतनी बात क्लियर हो गई, क्या इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अच्छा नीचे कुछ लिखा हुआ क्या, मैग्नीशियम वहीं से बता, अब देखिए, अब ध्यान देखो, ध्यान से समझो। देखो
तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेरी बात को ध्यान से गहराई से सुना करो। देखो तो यहाँ पे तीर के पहले मैंने लिखा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है। बोलो यस सर, बोलो यस सर। अब जो चीज तीर के पहले लिखी होगी, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम मिला रहे हैं तो इसका नाम होता है अभिकारक। तो तीर के पहले जब दो चीजें लेते हैं ना तो इसका नाम क्या देते हैं, हम अभिकारक देते हैं। और जो तीर के उस पार बनता है ना उसको बोलते हैं उत्पाद। तो हम यहां से मोटी मोटी बात ये कह सकते हैं कि जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के उत्पाद बनाते हैं। जैसे यहाँ अभिकारक है मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, ये चीजें मिल रही हैं और आपको दे रही हैं उत्पाद। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब ये जो लिखा हुआ है इसी बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज के बारे में बताते हैं कि रासायनिक क्रिया कैसे हो रही है तो उसको शब्द समीकरण में लिखते हैं। शब्द समीकरण, देखो शब्द है और ये समीकरण है, तो शब्द समीकरण में लिखने पे वो संक्षिप्त बन जाता है, उसे संक्षिप्त रूप को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ये चीजें लिख के चले आना। इतनी बात क्लियर है तो मेरे भाई बता दो क्लियर है। सब लोग बोलेंगे भाई, सब लोग बोलेंगे, देश से बोलेंगे ये बात समझ में आ गई, मजा आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तीर के पहले वाली चीजें क्या है, अभिकारक है, और तीर के बाद वाली चीजें क्या है, उत्पाद है। अंग्रेजी में रिएक्टेंट और इसे बोलेंगे प्रोडक्ट। इतनी बात सब क्लियर हो गई, जल्दी बता दो। इतनी बात सब क्लियर हो गई, चले आगे बढ़े, बड़े आगे। क्लियर हो गया बेटा, बहुत सही, आगे चलते हैं। आगे बेटा अपने पास में क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना। आगे रासायनिक समीकरण लिखना। पीछे मैंने क्या पढ़ाया था, पीछे पढ़ाया रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, शब्द रूप होता है, शब्द समीकरण होता है। अब अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखना। अब जो रासायनिक समीकरण मैंने उधर बनाया था, उधर जो मैंने बनाया था उसी बात को लिखने की बात हो रही है, उसी चीज को लिखने की बात हो रही है। अब ध्यान से देखना, इस लाइन को ध्यान से आप समझना, इस लाइन को आप ध्यान से समझना क्या मैं बोलने जा रहा हूं। बोले भाई, जल्दी से बोल दे क्या बोलने जा रहे हैं। देखो ध्यान से पढ़ते, यहां पे क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण लिखना। ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको नोट्स लेने में दिक्कत ना हो, नोट्स बना लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है क्या रासायनिक समीकरण, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है, मतलब हम ये पूछ रहे हैं। अभी मैंने कहा कि यहां पे बवाल लिखा था, उस बवाल को मैंने शॉर्टकट बढ़िया शब्दों में लिख दिया। अब कह रहे हैं क्या इससे भी कोई शॉर्टकट है, यानी इससे भी आसान तरीका है, इससे भी आसान कोई तरीका जरा हमें बता दो। इससे भी आसान तरीका है एक रासायनिक अपक्रिया को लिखने का, इससे भी आसान कोई तरीका है, तो वही हम हेर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि भैया कि क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी आसान विधि है, मतलब जो पीछे पढ़ के आ रहे हैं, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी कि यहां पे जो मैंने यहां पे नाम लिखे हैं ना, कह रहा है कि अगर नाम की जगह पे इनके सूत्र को लगा दें तो चीजें और आसान हो जाएगी। जैसे कि मैग्नीशियम के लिए लिखा जाता है Mg, ऑक्सीजन के लिए लिखा जाता है OG, और यहां बन रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। पहले देखो पूरी बात को देखो ध्यान से, यहां पे बड़ी बड़ी चीजें लिखी थी, उसको शॉर्टकट में हमने ये बनाया। अब इससे भी शॉर्टकट अपने पास ये बना दिया, बस इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं भाई, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो वही लिखा है, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक क्रिया को दर्शाता है। जो रासायनिक समीकरण होगा रासायनिक क्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो आप उसी जो पीछे चीज बताया था उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिख सकते हैं, इसका सूत्र है। मैग्नीशियम को Mg लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं, इसको मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, उसका सूत्र होता है MgO। शॉर्टकट बनता चला गया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे आज के बाद, जो केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास हो रही हैं, जो रासायनिक क्रियाएं हमारे आसपास हो रही हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनके सूत्रों के रूप में लिखना पसंद करेंगे। ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया हमेशा हर चीज को शॉर्टकट मानती है। ये दुनिया है, ये दुनिया हमेशा हर चीज को शॉर्टकट मानती है, और इसीलिए हमने शॉर्टकट बना लिया। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या है, शॉर्टकट बना लिया। अब समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अपक्रिया को हमेशा हम इस तरीके से लिखेंगे। ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म होता है, एकदम संक्षिप्त रूप होता है। इतनी बात सब क्लियर हो गई, इतनी बात सब क्लियर हो गई। चलिए आगे चले, स्क्रीनशॉट लोगे, ले लो, 1 2 3 ले लिया भाई, चलो ले लिया भाई, ले लिया ले लिया, बहुत बढ़िया काम किया। अब आगे सुनो बेटा क्या है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। अब अच्छा इसको एक काम करते हैं, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं, एक चीज और समझाता हूं। ये चीज देखो क्या लिखा है, ये चीज लिखो, देखो यहां पे क्या लिखा है, बहुत मजा आ जाएगा। देखो लिखा है भौतिक अवस्थाओं के लिए संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाओं के लिए संकेत लिखना मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने 2 चीज को मिलाया, अब तो समझ गए होंगे, और यहां पे तीसरी चीज बन रही, मान लो C बन रही है, तो ये अभिकारक है, मिलके हमने कोई उत्पाद C बना लिया। ध्यान सुना क्या बताने जा रहे हैं, देखो
मान लीजिए जो अभिकारक ले रहे हो ये गैस है, मान लो ये क्या है, गैस है। तो ये कह रहे हैं कि ये अगर इसकी भौतिक अवस्था गैस है, तो गैस है तो इसके बगल में आपको स्मॉल जी लिखना पड़ेगा। मान लीजिए जो बी ले रहे हो ये यानी कि द्रव है, अगर द्रव है तो इसके बगल में आप एल लिख लो। और जलीय क्या होता है इसको कुछ छोड़ दो, अभी बताएंगे। और ठोस है तो ठोस के लिए मान लो जो चीज बना वो ठोस है, तो ठोस के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, एस लिखेंगे। ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो अभिकारक और जो उत्पाद बना है उनकी भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए संकेत यूज कर लो। गैस के लिए जी लिखो, द्रव के लिए एल लिखो, ठोस के लिए यानी कि एस लिखो। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब ये क्या है ये समझो बेटा, जलीय के लिए। अब कह रहा है जलीय के लिए आपको लिखना होगा AQ। AQ का फुल फॉर्म होता है एक्वस। अब जलीय का मतलब क्या है नीचे मैंने बताया है, ध्यान समझने की कोशिश करना। देखो लिखा है जो अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या फिर इधर वाला उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम एक AQ लिखते हैं। मतलब जब कोई चीज, यहां पे कोई चीज थी, इसको हम ले गए भाई पानी में घोल दिए। क्या घोल दिए, इसको हम लेके आए पानी में से घोल दिए। तो अब इसको लिखने के लिए हम AQ यूज करेंगे। तो आज की बात याद रखना, अगर किसी भी चीज के बगल में AQ लिखा है तो समझ जाना इसमें कोई चीज घुली हुई है, मतलब कि पानी में कोई चीज जाके घुली हुई है। किसमें घोलेंगे, पानी में घोलेंगे। तो जब कोई चीज पानी में जाके घुली होती है ना तो उसके बगल में हम AQ लिखते हैं। मतलब जैसे आपके बगल में लिखा है HCl, ये क्या है, एक अम्ल होता है। अब HCl के बगल में लिखा है AQ, तो आप इससे क्या मतलब समझेंगे। अगर HCl के बगल में AQ लिखा है तो आप क्या समझेंगे कि ये जो HCl है बेटा ये पानी में घुला हुआ है, ये समझाना चाहते हैं। यानी जो HCl है पानी में घुला हुआ है। ऐसा बहुत एग्जांपल अभी हम आगे लिखेंगे, समझ में आना चाहिए। तो HCl बगल में AQ लिखा है मतलब कि HCl पानी में घुला हुआ है। ये बात वो कंफर्म हो गई, ये बात वो कंफर्म हो गई। चलो अब नीचे मैंने कुछ बातें यहां पे लिखी हैं, इस लाइन को देखो तो थोड़ा सा क्लैरिटी और आएगी। जैसे यहां पे मैंने लिया है क्या, लोहा यानी आयरन लिया है। अब आयरन की रिएक्शन मैंने पानी के साथ में कराई है, तो देखो ध्यान से यहां क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड बना हुआ है और यहां पे बना है हाइड्रोजन गैस। लेकिन मजे वाली बात क्या है, देखो आयरन यहाँ पे क्या है, ठोस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एस लिखा है, यानी ठोस यानी कि ठोस होता है। पानी क्या है, अब पानी देखो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन लिखा है, देखो पानी यानी कि H2O। अब क्या पानी हमेशा द्रव होता है, ऐसा तो है नहीं। पानी की 3 अवस्थाएं होती है, पानी कभी ठोस बनता है, कभी गैस बनता है, कभी द्रव बनता है। अब पानी के बगल में जी लिखा है, मतलब यहां पानी नहीं लिया गया इस अपक्रिया में। पानी का गैस अवस्था यानी कि गैस मतलब कि क्या है, पानी को उष्मा बनाया गया है। पानी क्या बनाया गया है, हीट यानी कि उष्मा, क्या बोलेंगे, वाष्प, यानी उसका वाष्प यूज किया गया तभी तो गैस बनेगा। तो अगर पानी के बगल में जी लिखा है तो जी मतलब कि गैस, जी मतलब गैस, मतलब कि पानी में बेटा क्या है, गैस। पानी को क्या है, गैस फॉर्म में इसको गर्म करके इस रिएक्शन में लिया गया है। अगर पानी बगल में Gl लिखा होता तो यानी पानी को L मतलब होता है द्रव, देखो ऊपर लिखा है, यानी पानी को केवल सिंपल द्रव के तरीके से ले लिया गया है। ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई। तो ये सिंबल आपको याद रखने हैं। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब एक छोटी सी चीज और समझाएंगे फिर हम आगे आपको बताएंगे क्या है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। क्या है बेटा, देखो जब जैसे मान लो ये चीजें क्या कहलाती हैं, तो आपको याद हो जाना चाहिए, ये चीजें कहलाती हैं अभिकारक। क्या कहलाती हैं, अभिकारक कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभिकारक लिया, अभिकारक के ऊपर में ये सिंबल बना है, ये संकेत बना है, तो इसको बेटा पढ़ते हम लोग क्या है, डेल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। इसका मतलब होता है हीट। क्या होता है, हीट होता है। हीट मतलब कि उष्मा, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इस तीर के ऊपर जब कोई चीज देते हैं ना, फिर से सुनो, इस तीर के ऊपर जब कोई चीज लिखते हैं ना, मतलब कि ये चीज हमेशा काउंट किधर होंगी, अभिकारक की ओर। मतलब ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या है, एक प्रकार के अभिकारक ही हैं, बस तीर के ऊपर लिखी जाती हैं। तो तीर के ऊपर आप उष्मा लिख सकते हैं। अगर ऐसे लाइन बन के नीचे आ गई है, इसका मतलब है सूर्य का प्रकाश। यानी कि आपने क्या किया, कौन है, काट दो है? कौन, फिर सर काट दिया। यानी यानी यहां पे क्या है, आपने क्या किया भाई, यानी कि सूर्य का प्रकाश दिया है। क्या किया है, सूर्य का प्रकाश यहां पे क्या है, आपने डाला है। अब एक चीज होती है बेटा कैटलिस्ट, ये क्या है, कैटलिस्ट होते हैं बेटा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, कई बार क्वेश्चन आया है, देख लेते क्या होते हैं उत्प्रेरक, ध्यान सुनो। उत्प्रेरक क्या होते हैं, ध्यान सुनो, काफी बार क्वेश्चन आया भैया। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जैसे ए बी से जब हम यानी ए प्लस बी को मिलाने जब ए बी बनाते हैं, तो मान लिया, जैसे मान लो समझो, जैसे हमने ए बी लिया और ए बी से हमने क्या किया, कोई सी चीज बनाई, तो ये चीज बनने में लग रहा है हमारे पास कितना, 2 घंटे लग रहे हैं। कितना लग रहा है भाई, 2 घंटे लग रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें बाहर से कोई चीज मिलाते हैं। क्या करते हैं, बाहर से कोई चीज मिलाते हैं। क्या करते हैं, बाहर से कोई चीज
मिलाते हैं और मिलाते हैं और मिलाते हैं और मिलाते ही वो चीज क्या होती है, मान लीजिए 1 घंटा में हो गई, यानी कि वो चीज अब क्या है 1 घंटा में हो गई। तो वो चीज मिलाते क्या है, उसका नाम है उत्प्रेरक। मतलब उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी भी अपक्रिया को बढ़ा दे रहे हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा दे रहे हैं, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। और हमेशा वो क्या है, इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं, ठीक है ना। वे ले लेंगे, ये क्या है बेटा, ऊपर लिखे जाते हैं। इतनी बात वो क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास क्या है, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक भी एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक क्रिया में यहाँ पे गिरते हैं और उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर से वापस निकल जाते हैं, फिर से वापस क्या है, बाहर चले जाते हैं। तो फिर से सुनो, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक क्रिया में आते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, उसकी चाल को बढ़ाते हैं और बढ़ा के फिर से क्या है, बाहर निकल जाते हैं। उसको बुलाते हैं हम लोग क्या, उसको बुलाते हैं हम लोग उत्प्रेरक। क्या बुलाते हैं, उत्प्रेरक। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे भाई। अब देखो, अब इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, हम इसको पहले क्या करेंगे, देखो इसमें दो चीजें पड़ी हैं, बची हुई हैं। एक बची है अलग अलग प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं, और उसके बाद बचा है रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो अलग अलग प्रकार की अपक्रियाएं हैं ना, ये समझा देता हूं। उसके बाद बैलेंसिंग इसके बाद समझाऊंगा, जो संतुलित करते हैं ना रासायनिक क्रिया, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं रासायनिक अपक्रियाएं। तो रासायनिक अपक्रियाएं पहले पढ़ाया दे रहे हैं, इसको पढ़ लो। उसके बाद वीडियो के लास्ट में जरूर जाना, रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने की जहर ट्रिक बताऊंगा। तो हमारा तरीका यह है कि पहले मैं आपको ये अपक्रियाएं बताऊंगा, उसके बाद में क्या करेंगे, हम आगे आपको बताएंगे कि रासायनिक क्रिया को संतुलित कैसे करते, वही चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो, तो अब यहां पे पढ़ने वाले रासायनिक क्रियाओं के प्रकार। तो उसमें जो सबसे पहला प्रकार है उसका नाम है संयोजन अपक्रिया। क्या होता है, संयोजन अपक्रिया, अंग्रेजी में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान सुनो क्या होता है बेटा, संयोजन अपक्रिया वो चीज होती है जहां पे जो अभिकारक होता है ना, क्या होता है, जहां पे जो अभिकारक होता है ना, जो तीर के पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अभिकारक क्या होंगे, अभिकारक दो या दो से ज्यादा अभिकारक दो या दो से ज्यादा होंगे, लेकिन जो उत्पाद वो केवल क्या होगा, एक होगा। तो इस प्रकार की अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। फिर से रिपीट करूं, चलो फिर से रिपीट करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि संयोजन अपक्रिया वो अपक्रियाएं होती हैं जहां पे जो अभिकारक है, अभिकारक दो या फिर दो से ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि तीर की तरफ आपने एक ये ले लिया, प्लस का बी भी ले लो, लेकिन तीर के इस पार केवल आपको एक ही चीज मिलेगी। अभी एग्जांपल आपको नीचे देके दिखाएंगे, पास समझ आ गई। तो इधर आप, यानी कि इधर आप एक चीज लो या फिर दो चीज लो, कम से कम दो चीज लेना पड़ेगा, लेकिन तीर के उधर जो है, यानी जो उत्पाद है, हमेशा एक बनेगा। यही लिखना भी है, यही परिभाषा बोल रहे हैं कि संयोजन अपक्रिया ऐसी क्रिया होती है जहां पे अभिकारक दो या दो से ज्यादा होते हैं, लेकिन उत्पाद हमेशा एक बनता है। इतनी बात को क्लियर हो गई, मजा आ गया, इतनी बात को क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखो, ध्यान से लिखा है। अब ये एग्जाम्पल में मजेदार तरीके से तुमको एक चीज समझाता हूं, ध्यान देखना, मजा आ जाए तो वीडियो को लाइक करना। क्या सिखाने जा रहा हूं, देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्साइड है जो कि ठोस अवस्था में है, इस मतलब कि ठोस पीछे बताया था। अब कैल्शियम का ऑक्साइड जो कि ठोस अवस्था में है, जब कभी पानी से अपक्रिया करेगा, पानी ए लिखा मतलब कि द्रव अवस्था से पानी से यानी अपक्रिया करेगा, तो ये बनाता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। नाम लिख लेना, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी के साथ में कुछ मात्रा में उष्मा बाहर निकल जाती है। लेकिन ध्यान दो, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बगल में AQ लिखा है, समझ गए होंगे ना, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुला हुआ है, बगल में कुछ मात्रा में इस रिएक्शन में, इस अपक्रिया में क्या है, उष्मा भी बाहर निकलती है। अच्छा सर, मैंने कि बुझा हुआ। अब देखो ध्यान से, ये जो कैल्शियम का ऑक्साइड है ना, एक दिन में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ये नाम पढ़े कैसे जाते हैं। अभी मेरा नाम पढ़ाना मतलब नहीं है, किसी शॉर्ट वीडियो 2 मिनट 3 मिनट समझा दूंगा। अभी सुनो, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी से क्रिया करके क्रिया करके बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी के साथ में कुछ मात्रा में हीट निकल जाती है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये है, एक चीज ये, यानी कि इधर दो चीज हुई, दो चीजें मिलकर के इधर क्या है, केवल एक ही चीज बनी। अब कोई ये महित कर देगा कि सर यहाँ हीट उष्मा भी तो बन रही है, नहीं, उष्मा नहीं काउंट करते हैं। ये केमिकल, ये जो रासायनिक पदार्थ ना, इसको गिनते हैं, ये तो एनर्जी बाहर निकल जाएगी, इसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें मिली, दो चीजों से क्या हुआ, तीसरी चीज बन गई। तीसरी चीज क्या है बेटा, बन गई। ये बात सबको समझ में आ गया, ये बात सबको समझ में आ गया।
अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान देखना, इसको भी छोड़ो। देखो बेटा, आपके घर में क्या कभी ब्रश वाला व्हाइट कलर का आपने वो किया है, पुट्टी वो किया है, क्या बोलते, पेंट किया है कभी ऐसे दीवालों को सफेद वाला? देखो, तो आपके घर में अगर कभी हुआ होगा तो आपको बताता हूं कहानी क्या है। पैकेट में चूना आता है, पैकेट में ऐसे पत्थर टाइप क्या है, चूना आता है। उस चूना को हम क्या करते हैं, पहले पानी में उबालते हैं, मतलब पानी में डाल देते हो, चूजने लगता है। पानी में क्या करते हो, घोलते हैं। देखो, तो जो पैकेट में चूना आता है, देख लो, याद भी कर लो, जो पैकेट में चूना आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रश से ऐसे करते हैं दीवार पे सफेदी करते हैं, तो जो पैकेट में आता है उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। याद कर लो, उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, उसका नाम है बिना बुझा हुआ चूना। वो बिना बुझा हुआ चूना है। अब देखो, उसको मैंने पानी में घोल दिया, तो जैसे ही मैंने क्या किया, पैकेट खोला, उसको पानी में डाला, पानी में घोल दिया, तो पानी में घोलते ही वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि पानी से क्या करता है, क्रिया कर लेता है। अब कोई पूछे कि दीवार पे जो हम ऐसे ब्रश मार के जब कलर करते, सफेदी करते हैं, तो वो क्या है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेटा उसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दीवारों पे जो हम सफेदी मारते हैं ना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। पुट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, जो पुट्टी करते हैं वो अलग चीज होती है, वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। हम ये बता रहे हैं जो ब्रश से मारते हैं, ऐसे ऐसे जो ब्रश से मारते हैं, तो जो ब्रश से मारते हैं वो क्या है भाई, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब पुट्टी मैंने मार दिया, अब गांव घर में सुना हो, सॉरी पुट्टी बोल दिया, ऐसे कलर मार दिया, सफेदी मार दी ब्रश से। अब गांव घर में सुना होगा कि जब ब्रश मारते हैं तो गांव वाले कहते हैं इसको भैया सूख जाने दो, इसको सूख जाने दो। तो देखो ध्यान से क्या होता है, अब देखो, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पर्यावरण में क्या है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यही कैल्शियम यानी हाइड्रोक्साइड हमारे पर्यावरण से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इसके साथ में थोड़ा बहुत पानी बनता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दीवार है, तो दीवार पर अगर आपने ये सफेदी की है, तो सफेदी से ये दो चीजें बनेंगी ना भाई, ये तो सफेदी हो गई, इसमें ये तो मिल ही जाएगा हमारे पर्यावरण से, तो ये चीज से मिल करके ये चीजें बन गई, तो मतलब कि इस दीवार के ऊपर ये दोनों चीजें आ जाती है। देखो, अब ध्यान देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बगल में लिखा है AQ, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुला है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के बगल में लिखा है S। मतलब कि अब क्या है कि वो चीज कार्बन डाइऑक्साइड से ये चीज क्या करती है, मिलने के बाद में अब उसको सुखा देती है, वो ठोस बन जाती है, और थोड़ा बहुत जो पानी आता है धूप प्रकाश पड़ने से क्या है, वो सूख के बाहर निकल जाता है। मतलब सुनो पूरी कहानी, देखो, जब मैंने पैकेट खोला तो पैकेट के अंदर क्या रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड रखा है। अब पैकेट को जब मैंने पानी में डाला तो वो क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मैंने दीवार पे लगाया, तो जब वो सूख गया, तो सूखने के बाद बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये 3 शब्द है। जब पन्नी में है तो कैल्शियम ऑक्साइड, जब मैंने दीवार पे से मार दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मारने के बाद जब सूख गया, वो टाइट हो गया, ठोस बन गया, तो उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बात मजा आया क्या, ये बात है जान के मजा आया सबको? मजा आ गया हो भाई तो लाइक सब्सक्राइब सब लोग कर देना, खटाखट जम फोड़ डालो। तो ये अपने पास हो गई क्या, संयोजन अभिक्रिया। आइए इसको थोड़ा आगे और पढ़ते हैं, इतने नहीं छोड़ेंगे, आगे और पढ़ेंगे। चलो, अब यहां पे देखो ध्यान से, जैसे कोयले का दहन करना है, कोयले को जलाना है, तो मैंने कार्बन ले लिया जो कि ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन ले लिया जो कि गैस अवस्था में। इसको जब जलाते हैं तो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें लिया है, लेकिन तीर उधर क्या है, एक ही चीज बन रही है। बन रही है जी सर, बन रही है। तो इसको बोलेंगे क्या है भैया, ये संयोजन अभिक्रिया है। अब नीचे मैंने व्हाइट कलर में कुछ आपके लिए लगा रखा है, आपके लिए केवल और आपके लिए लगा रखा है, तो इसको ध्यान से सुनो और प्यार करो। इसको क्या लगाया मैंने, इसको सुनो और प्यार करो, मैंने क्या लगाया है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, इसको पढ़ो, यहां से क्वेश्चन बहुत तगड़े बनते हैं। अच्छा उससे पहले एक चीज और बता दूं आपको, देखो ध्यान से, क्या ध्यान देखो, तो इस अपक्रिया में क्या हो रहा है, बाहर उष्मा निकल रही है। तो एक ऐसी क्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है ना, उसका एक दूसरा भी नाम होता है बेटा, उसका नाम है उष्माक्षेपी। क्या नाम है, उष्माक्षेपी, यानी उष्मा बाहर निकल रही है। तो एक प्रकार से हम इस अपक्रिया को उष्माक्षेपी अपक्रिया का नाम भी दे सकते हैं। ये क्या है, उष्माक्षेपी भी अपक्रिया कहलाएगी। तो जिस अपक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है ना, उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं, उष्मा बाहर निकल, उष्माक्षेपी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये क्या है, उष्माक्षेपी क्रिया कहलाती है, क्योंकि उष्मा इसमें बाहर निकल रही। अब आगे सुनो, अब आगे सुनो, अब आगे सुनो। अब इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे उष्मा बाहर निकलेगी, ऊर्जा बाहर, अच्छा उष्मा मतलब क्या हुआ, ऊर्जा। उष्मा क्या है, ऊर्जा है। उष्मा बाहर निकली, उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी। अब उष्माक्षेपी के ऊपर कुछ बातें हैं, उष्माक्षेपी के ऊपर क्या है भाई, कुछ बातें हैं। उष्माक्षेपी के ऊपर क्या है, कुछ बातें हैं।
तो उष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, जहां पे ऊर्जा बाहर निकले। अच्छा, एक होता है उष्माशोषी। शोषी मतलब सोख लेना, मतलब उसमें क्या है, हमें ऊर्जा देना पड़ता है, आगे बात करेंगे। तो उष्माशोषी मतलब कि उष्मा सोख लिया, यानी उसमें ऊर्जा हम देते हैं। और उष्माक्षेपी मतलब कि उसमें ऊर्जा बाहर निकलेगी, तो ऊर्जा बाहर निकल रही है ना यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे उष्माक्षेपी बोलेंगे। इतनी बात को क्लियर है, इतनी बात को क्लियर है। ये क्या है, उष्माक्षेपी है, और जहां पे हम ऊर्जा देते हैं क्या होती है, उष्माशोषी होता है। सोख लेना यानी कि हम दे रहे हैं, और बाहर निकल रही है तो उसको बोलेंगे बाहर जा रहे थे, यानी कि उष्माक्षेपी बोलेंगे। अब ये जो उष्माक्षेपी ना, इसके ऊपर 2-3 सवाल बोर्ड एग्जाम बहुत बढ़िया आते हैं। पहला सवाल क्या है, लिखा क्या आप जानते हो कि जो श्वसन होता है, श्वसन मतलब कि सांस लेना, जो श्वसन होता है एक उष्माक्षेपी क्रिया है। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि श्वसन में क्या है, क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। श्वसन एक उष्माक्षेपी क्रिया है, पहले इस बात को खा जाओ। अब क्यों है नीचे बताता हूं, देखो क्या लिखा है। लिखा है हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें जीवन बिताना है तो भैया हमें ऊर्जा चाहिए होगी, तो ये ऊर्जा आती कहां से, वो लिखा है। लिखा है ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती, सही बात है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जब पाचन होता है तो जो हम खाना खाते हैं वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम उसको तोड़ता है भैया, टूट जाता है। जैसे चावल, आलू, ब्रेड, ये क्या होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। यानी हमने चावल खाया, आलू खाया, ब्रेड खाया, इसमें मौजूद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा पेट उसको तोड़ता है, ग्लूकोज बना देता है। अब कह रहा ग्लूकोज बन गया, कह रहा ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन। अब ये जो ग्लूकोज है ना, हमारे शरीर में कोशिकाएं, हमारी शरीर कोशिका से बनी है, हर कोशिका में क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। तो यही जो ग्लूकोज है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के क्या करता है, हमें ऊर्जा देता है। हमें क्या करता है, ऊर्जा देता है। मैंने आपको इसी बहाने बायोलॉजी पढ़ा दिया। इसी क्रिया का विशेष नाम श्वसन है। ये जो काम है ना, कि हमने क्या क्या, जो कोशिकाएं हैं, कोशिका में यानी क्या है, ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन में के पास में क्या जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से अपक्रिया करके हमें ऊर्जा देता है। इसी का नाम है श्वसन। इसी का नाम क्या है भाई, श्वसन। ये है श्वसन, ये क्या है, श्वसन है। अब इसी चीज को नीचे दिखा गया है, देखो ध्यान से। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H12O यानी कि छा, ये ग्लूकोज है। अब देखो बगल में AQ लिखा है। AQ मतलब क्या है, कि ग्लूकोज को पानी में घोला गया है। तो ग्लूकोज को पानी में खोल दिया, ये कहां बना होगा, ये कहां से आया है, कार्बोहाइड्रेट से आया है। अब इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी भाई, ऑक्सीजन से करा दी, जो कि कोशिकाओं में बैठा है। तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, बाहर निकल जाएगा पेट से। कहां निकलेगा, पानी बनेगा, मुत्तु उत्तु सब कहानी खत्म। और साथ में बनना बेटा ऊर्जा, जो कि हमें चाहिए ऊर्जा। ये ऊर्जा से हम लोग भैया आपको पढ़ा पा रहे हैं, ये वीडियो आप देख पा रहे हो, तो खत्म कहानी, ऐसे हो जाता। तो ये कहानी है। तो श्वसन क्या है, उष्माक्षेपी क्रिया होती है। ये बात सबको समझ में आ गया, ये बात सबको समझ में आ गया। अच्छा, अगली लाइन जो लिखी बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या लिखा हुआ है, अगली लाइन क्या लिखी है, लिखा है शाक सब्जी, जो सब्जी हम खाते हैं, वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर। जैसे तुमने सुना होगा कि कहीं पे कूड़ा फेंकते रहे फेंकते रहो फेंकते रहो, तो वो जाके सड़ जाता है। तो सड़ने के बाद वो कंपोस्ट बन जाता है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, कंपोस्ट खाद बन गई। तो वो कंपोस्ट बनना भी क्या है, उष्माक्षेपी क्रिया, ये याद रखना। क्योंकि सोचो ना, कंपोस्ट बन गया, उसको खेत में डाल के हम क्या करते हैं भैया, गोभी बढ़ाते हैं, भांटा बढ़ाते हैं, तो ऊर्जा तो मिलती है वहां से। तो जब वनस्पति शाक सब्जी यानी कि सड़ जाती है, सड़ के यानी कि वो कंपोस्ट बन जाती है, तो वो भी किसका एग्जांपल है, उष्माक्षेपी का एग्जांपल है। ये बात सबको समझ में आ गई, समझ में आ गई भैया, ले लो स्क्रीनशॉट, 1 2 3, बहुत बढ़िया। अगली क्रिया का नाम बेटा वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया, इसका दूसरा नाम बोल सकते हो आप विघटन। क्या बोल सकते हो, विघटन। अब विघटन क्या होता है, ध्यान समझो। देखो विघटन में क्या होता है, कि जो अभिकारक होता है ना, यानी कि जो अभिकारक, अभिकारक एक होता है, और जो उत्पाद होते हैं ना, उत्पाद, ये 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। यानी एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक ज्यादा उत्पाद देगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक अभिकारक, एक रिएक्टेंट टूट करके 2 या 2 से अधिक क्या करेगा, हमें यानी उत्पाद देगा, प्रोडक्ट देगा। इतनी बात सबको क्लियर है बेटा, इतनी बात सबको क्लियर है, क्लियर है सर। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे फेरस सल्फेट, ये क्या है, फेरस सल्फेट है। इसके आगे ये 2 कहां से आया, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, जब आपको संतुलन करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट को मैंने क्या किया है, उष्मा दिया है। तो उष्मा देने पे क्या है, ये टूट करके मुझे फेरिक ऑक्साइड देगा। ये फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो देखो एक चीज थी, ये टूट के हमें 3 अलग अलग चीजें दे रही हैं। तो इसका मतलब कि कौन सी क्रिया है, वियोजन अपक्रिया है।
अगला एग्जांपल देखो ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट जो पीछे पढ़ के आ रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जब आप कोई उष्मा दोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में टूट जाएगा। तो एक चीज थी, दो चीजों में टूट गई, मतलब कि इसको बोलेंगे वियोजन अपक्रिया। क्या बुलाएंगे इसको? वियोजन अपक्रिया बुलाएंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई? बहुत सही, समझ में आ गया तो बहुत सुंदर काम चल रहा है। अब आगे देखो, अब बेटा जो वियोजन अपक्रिया है ना, इसको हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं, तीन प्रकार से। अच्छा एक नोट पॉइंट लगवा दो तुमको, क्या देखो बेटा, जितनी भी वियोजन अपक्रिया ये आ सकता है, ये सारी की सारी जो है उष्मा शोषी अपक्रियाएं होती हैं, उष्मा शोषी अपक्रियाएं। ये सर क्या हुआ अपक्रिया? आप खुद सोच लो, मैं नहीं बोलूंगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा शोषी अपक्रिया। कैसे भैया? उष्मा शोषित क्रिया वो सब क्रिया होती हैं जिसको कराने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। उष्मा शोषित, सोखना पड़ता है, उष्मा देना पड़ता है। तो ध्यान देखो, उष्मा बोलो ऊर्जा बोलो सब एक ही बात है, ऊर्जा का रूप ही उष्मा है। तो ऊर्जा देनी पड़ती, तो देखो ना यहाँ पे उष्मा दिए बिना ये टूट पाएगा? नहीं टूट पाएगा। टूट पाएगा? नहीं टूट पाएगा। तो लमसम नहीं, लेकिन 90% क्या है, उष्मा शोषित क्रियाएं होती हैं। तो वियोजन अपक्रिया क्या है? यहाँ पे देखो ध्यान से, उष्मा दे रहे हैं तब ये टूट रही है, इसका मतलब कि ये किसका एग्जाम्पल है? उष्मा शोषी अपक्रिया का भी एग्जाम्पल है। मान लो एग्जाम में उष्मा शोषी आ जाए तो वहां पे आप इस एग्जाम्पल को आके लिख सकते हैं। सही है। अब ये जो उष्मा शोषी, सॉरी, ये जो विघटन अपक्रिया या फिर जो जो भी ये इसका नाम है, क्या नाम भाई? वियोजन। ये जो वियोजन और दूसरा नाम है विघटन अपक्रिया, इसको हम तीन प्रकार से आगे बांट सकते हैं। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार अपने पास है प्रकाश विघटन या फिर वियोजन अपक्रिया। प्रकाश अपघटन या फिर विघटन अपक्रिया, यानी तो ये बोलो या तो ये बोलो, दोनों एक ही बात है। तो ये क्या होता है? ये होता है जब कोई एक सिंगल है तो वियोजन ही तो होगा, तो सिंगल ही। जब कोई सिंगल एक हमारे पास अभिकारक होगा और ये दो से ज्यादा या फिर दो उत्पाद में टूटेगा, टूटने के लिए यहां पे देना पड़ता है सूर्य का प्रकाश। क्या देना पड़ता है? सूर्य का प्रकाश देना पड़ता है। तो उसको बुलाते हैं हम लोग क्या? उसको बुलाते हैं, उस रिएक्शन का नाम क्या देते हैं? उसको नाम देते हैं हम लोग क्या? प्रकाश विघटन अपक्रिया या फिर प्रकाश वियोजन अपक्रिया। जब तोड़ने के लिए प्रकाश देते हैं। फिर देखिए, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या इसका नाम क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड, ये होगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ने के लिए हम प्रकाश देते हैं तो सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। अब एक प्रकार का दूसरा होता है विद्युत वियोजन अपक्रिया। अब विद्युत वियोजन अपक्रिया क्या होती है? जिसको तोड़ने के लिए हम यानी कि विद्युत देते हैं। जैसे पानी में जब तुम कभी विद्युत डालोगे ना, तो ये यानी क्या होगा? पानी दे यानी हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। और जो मैंने पीछे ये बढ़ाया था ना, यहां देखो उष्मा दे रहे हैं ना, तो इसको उष्मा दे रहे हैं तो इसका दूसरा नाम आप चाहो तो लिख सकते हो, उष्मीय विघटन बोल सकते हो, क्योंकि उष्मा से हो रहा है तो इसको आप उष्मीय विघटन का नाम भी दे सकते हैं। उष्मीय विघटन का नाम भी क्या है? दे सकते हैं। चलो भाई, तो ये अपने पास हो गई, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलिए भैया हम पढ़ते हैं क्या? विस्थापन अपक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? विस्थापन अपक्रिया क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये पढ़ लेते हैं भाई, क्या होता है देखिए बेटा। विस्थापन अपक्रिया के लिए आपको एक चीज आनी चाहिए, अपक्रिया रिएक्टिविटी सीरीज, यानी अपक्रियाशीलता आनी चाहिए। अपक्रिया, या तो फिर ये लिख लो सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी ये क्या होती है? इसको चैप्टर नंबर 3 में जब हम धातु व धातु आपको पढ़ाएंगे वहां और तरीके से पढ़ाएंगे। अभी लिख लो क्या? सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। अब आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, तब यहां वापस लौट के आते हैं। ये क्या है भाई? ये होता है, देखो ध्यान से, ये होता है केदार नाथ का माली आलू ज्योरे जरा फीका पकाता है। नीचे आपको लिखना, मेरे पास जगह नहीं तो यहां लिख लेता हूं, हाई कोर्ट है आपका। ये बेटा मैंने क्या किया, यहां पे सक्रियता श्रेणी लिखी है। आइए इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई भैया। क्या? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। तो यहाँ पे केदार का मतलब होता है पोटेशियम, नाथ का मतलब होता है सोडियम, का मतलब होता है बेटा क्या? कैल्शियम। आलू माली मतलब होता है Mg यानी कि मैग्नीशियम। आलू मतलब होता है एल्युमिनियम। जरा मतलब कि जिंक। फीका मतलब कि आयरन यानी कि Fe। पकाता मतलब कि Pb। है मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शुरू होगा, हाइड्रोजन से खत्म यानी कि स्टार्ट होगा फिर से, ये लेकिन लिखा नीचे जाएगा। कोट मतलब कि कापर।
है मतलब कि Hg यानी कि मरकरी, पहले वाले ए का मतलब है सिल्वर, दूसरे वाले ए का मतलब है गोल्ड, लास्ट में पी मतलब है प्लेटिनम। इसका कुछ नहीं मतलब है, ये भौकाल के लिए लिखा गया है जिससे कि पढ़ने में अच्छा लगे। तो ये मैंने यहां पे लिख दी भैया सक्रियता श्रेणी। क्या लिख दी है मैंने? सक्रियता श्रेणी लिख दी है। तो अगर सक्रियता श्रेणी लिख लिया है तो ये आपको याद हो जाएगा। देखो विस्थापन क्या होता है भैया, विस्थापन का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा कि ए, ध्यान सुना क्या बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा ए बी प्लस सी मिलकर के हमें कुछ बनाना है। देखो ये कोई यौगिक होगा, इस यौगिक में ये सारे क्या हैं? तत्व लगे हैं। तो एक यौगिक में जो तत्व लगे हैं, अगर इनको कोई दूसरा तत्व आके यहां से हटा दे, मतलब कि यहां से ए हटके सी लग जाए, तो सी लग गया, बी लग गया और ये ए बाहर चला गया, तो इसी प्रकार की अपक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। विस्थापित हो गया कोई एक तत्व, कोई दूसरा तत्व आकर के एक पहले वाले तत्व को वहां से हटा के चला गया, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। क्या बुलाते हैं? विस्थापन अपक्रिया बुलाते हैं। आइए इस चीज को थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। देखिए जैसे मैंने कहा कि अपक्रिया लिखी है, जिंक सल्फेट लिखा हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, मान लीजिए कापर लिखा हुआ है, और दूसरी रिएक्शन लिखी हुई है कापर सल्फेट, बगल में लिखा हुआ है जिंक। मैंने कहा इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी। देखो देखो ध्यान से। अच्छा ये क्या है? धातुएं लिखी हैं, ध्यान देखो बेटा। यहां पे क्या है कि ऊपर से जैसे जैसे नीचे आओगे ना, इनकी अपक्रिया करने की क्षमता घटती है। चैप्टर नंबर 3 में और अच्छे एक्सप्लेन करूंगा, अभी ये याद कर लो। ऊपर से नीचे आने पर अपक्रिया करने की क्षमता घटती है, या फिर उल्टा बोल लो कि नीचे से ऊपर जाने पे अपक्रिया करने की क्षमता बढ़ेगी। नीचे घटती ऊपर बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा इसका होगा, सबसे कम यानी कि इसका होगा। सबसे कम अपक्रियाशीलता ये होता है और सबसे ज्यादा अपक्रिया यानी कि ये दिखाता है। जाइए सर, अब देखो, अब ऊपर से नीचे आने पे घट रहा है। अब देखो इनमें में से दो धातु अगर यहां पे आ रही है, तो जो दो धातुएं पहले आएगा वो नीचे वाले को हटा सकता है। मतलब यहां धातु में जिंक, यहां कापर है, देखो कहां जिंक कापर है, जिंक की अवस्था यहां है, कापर यहां है। देखो जिंक के बाद जाएंगे तब कापर मिलेगा, तो यानी जिंक पहले आ रहा है, ये भावकाली है, ये इसके पास शक्ति है, यानी ये चाहे तो इसको हटा सकता है, लेकिन ई बउआ कबो इनका हटाए ना पाई है। मतलब कि जिंक के पास पावर है किसको हटाने की? कापर को हटाने की। तो जिंक तो कापर को हटा देगा यहाँ पे, तो जिंक कापर को हटा देगा, तो जिंक लग जाएगा, सल्फेट बनाएगा, यहाँ पे सल्फेट बनाएगा और यहां से कापर को हटा देगा। लेकिन क्या ये रिएक्शन होगी? क्या कापर जिंक को हटा पाएगा? देखो कापर बाद में आता है, जिंक पहले आता है, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। कई बार पूछा गया है, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि भैया क्या है, यहां पे क्या है, कापर जिंक को हटा ही नहीं पाएगा। अच्छा ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो कापर सल्फेट है ना, इसके बगल में AQ लिख लेना। क्यों सर? क्योंकि ये पानी में घुला रहता है हमेशा। ये क्या है, ये भी पानी में घोल लेना, इसको भी क्या है, पानी में यानी कि घोल लेना, ऐसे लिख लेना, यानी पानी में क्या है, घुले हुए। इतनी बात सबको क्लियर हो गई भाई? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? इतनी बात सबको क्लियर हो गई हो तो बता दो क्लियर है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब की बार चाहो तो आप एल्यूमिनियम वाला ले लो, जैसे मैंने कहा एल्यूमिनियम का सल्फेट यानी कि AlSO, यहाँ पे आएगा क्या, इसके ऊपर 3 तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 2। अब ये कैसे बन रहा है मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, अभी याद देखो। अब मैंने कहा कि इसकी रिएक्शन हम लोग मान लो करा लेते, किससे करा लेते, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई आयरन या फिर जिंक से मैंने कहा करा लिया, तो आप लिख लेना। देखो एल्यूमिनियम ऊपर है, जिंक नीचे है, या फिर मैंने लिखा जिंक का सल्फेट लिखा, यहाँ 4 लगा लेना, जिंक का सल्फेट लिखा हमने, यहाँ पे SO4 का होल थ्राइज आएगा, होल क्या आएगा, थ्राइज आएगा। ये फॉर्मूले अभी नोट कर लो, चैप्टर नंबर आगे जब चैप्टर आएंगे बताऊंगे फॉर्मूले में कहां से लिख रहा हूं। सर रट के आए हो क्या? नहीं बेटा, फॉर्मूले बनाना पड़ता है। SO4 का होल थ्राइज बताओ कैसे बने, देखो। या फिर मैंने कहा जिंक का सल्फेट ले लिया, क्या ले लिया, जिंक का सल्फेट ले लिया, इसकी रिएक्शन में एल्यूमिनियम करना चाहता हूं, मैं पूछता हूं कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, तो चेक करते कौन सी रिएक्शन होगी। देखिए एल्यूमिनियम यहां है, जिंक यहां है, कौन पहले आ रहा है, एल्यूमिनियम पहले आ रहा है, जिंक बाद में आ रहा, यानी एल्यूमिनियम जो है जिंक को हटा पाएगा, तो ये बन जा देगा हमारे पास क्या, यानी कि Al, ठीक है ना, यहाँ पे SO4 लिखा है ना, तो 4 के ऊपर 2 होता है, यहाँ 2 लगा लो, यहाँ पे 3 लगा लो, यानी ये तो बनेगा एल्यूमिनियम और यहाँ पे जिंक बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्या जिंक एल्यूमिनियम को हटा पाएगा? जिंक एल्यूमिनियम को हटा पाएगा नहीं, यानी ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो बस इसी प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। आई थिंक ये मक्खन लगा के आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ जाए। तेल लगा के हैया है, हैया है, चलो आगे चलते हैं। अब अगली रिएक्शन का नाम है भाई द्विविस्थापन अपक्रिया। ये क्या होती है? देखो जैसे मैंने कहा कि AB एक यौगिक है, अगला यौगिक अपने पास है CD है। अब देखो क्या हो, ये इसके जगह पे चला जाए, ये इसके जगह पे चला जाए,
यानी विस्थापन जो है वो 2 बार हो जाए। तो यानी कि जब C यहां आएगा तो ये बन जाएगा AC, और B वहां जाएगा तो बन जाएगा, यानी कि क्या, BD बन जाएगा। यानी जब विस्थापन 2 बार हो जाए एक ही अपक्रिया में तो उसको बोलेंगे द्विस्थापन अपक्रिया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ध्यान देखो तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सोडियम का जो सल्फेट है इसके नाम है, ये नाम कैसे पढ़े जाते हैं मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। तो सोडियम का सल्फेट जो कि एक्वस मीडियम में रखा हुआ है, बेरिलियम क्लोराइड है ना, ये एक्वस मीडियम रखा हुआ है। जब ये रिएक्शन करने पे ये बनता है, देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि ये जो बेरिलियम है इस एन यानी सोडियम को हटा दिया, तो इसको हटाने के बाद में बेरिलियम जाके वहां बैठ गया, तो यानी जब यहां बैठेगा तो बेरिलियम लगा दिया, बगल में सल्फेट लिखा तो सल्फेट लगा दिया। और ये हमारे पास सोडियम में प्रकाश देखें तो सोडियम ने भी तो क्या किया, इस बेरिलियम को हटा दिया है, तो इसको हटा के यहाँ Cl के साथ में ये चुप्पे से बैठ गया, तो यानी Cl के साथ में क्या है, ये चुप्पे बैठ गया। तो एक बार ये इसको हटा रहा है और दूसरे तरीके से देखें तो ये वाला इसको भी हटा रहा है, तो 2 बार विस्थापन हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है द्विविस्थापन अपक्रिया। समझ में आ गया द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। एग्जाम्पल चाहो तो और भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने कहा HCl ले लिया मैंने, प्लस में हमने यहां पे ले लिया मान लीजिए NaOH, इसको आगे हम आपको बताएंगे। ये प्रकार का अम्ल होता है, ये प्रकार का क्षार होता है, तो ये बनेगा यहाँ पे NaCl बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, NaCl, देखो यहां पे क्या किया, इस सोडियम ने इस हाइड्रोजन को हटाया, तो सोडियम जब हाइड्रोजन को हटाएगा तो NaCl बनाएगा, देखो NaCl बना दिया। और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन ने इस सोडियम को हटाया, तो हाइड्रोजन जब सोडियम हटाए मतलब क्या है, ऐसे समझो ना, हटा तो नहीं पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन सबसे नीचे है वहां पे। कहानी ये समझ रहा है कि ए प्रकार से ये इसको हटा के सोडियम के इसको हटा के यहाँ पे जा रहा है, तो जाएगा तो एक H लेके आएगा, एक H पहले से, तो 2H बगल में O बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, द्विबार विस्थापन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्या बोलते हैं, मुझे पूरा विश्वास है समझ में आ गया होगा, 2 बार विस्थापन होता है। बहुत बढ़िया। अगली रिएक्शन का नाम है भैया उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, इसको ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा, एक के बाद सबको समझा दूंगा क्या होता है भैया। देखो उपचयन यानी ऑक्सीडेशन की 3 परिभाषाएं हैं, उसको तीनों परिभाषा में आपके सामने चमकाता हूं, देखो ध्यान से। क्या पहली परिभाषा क्या है, ऑक्सीजन का योग, दूसरी परिभाषा है हाइड्रोजन का अलग होना, या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी। ये 3 परिभाषाएं बेटा अपने पास क्या है, होती है। 3 परिभाषाएं क्या है, अपचयन की होती है। पहली परिभाषा उपचयन की, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन का योग, यानी किसी भी अपक्रिया में अगर ऑक्सीजन आपको जुड़ता हुआ दिखाई दे ना तो समझ जाना वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है। एग्जांपल देते हैं, कॉपर ने क्या किया भाई, ऑक्सीजन के साथ मिल कर करके देखो कॉपर का ऑक्साइड बना दिया है। वैसे आपकी बता दूं, जो कॉपर धातु होती है ना, कॉपर धातु जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आती है, यानी खुले में रख दो ना, तो उस पर काला काला रंग चढ़ जाता है, काला करके परत आ जाती है, उस परत का नाम है कॉपर ऑक्साइड। क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। अच्छा मजे वाली बात पता क्या है, यही कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर दें और थोड़ा सा गर्म कर दें तो वही कॉपर की धातु क्या है, भूरे रंग की बन जाती है। ध्यान रखना, अगर कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में आती है तो वो काली परत बनाती है, लेकिन वही कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन के संपर्क में आ जाए तो भूरे रंग का क्या बनाता है, वो कलर चढ़ जाता है कॉपर के ऊपर। तो यहाँ कॉपर ने भाई हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके देखो यहाँ पे ये दोनों जुड़ गए हैं, तभी तो ये बन पाया है, तो वही लिखा O2 का योग, यहाँ O2 जुड़ गया है, तो ये बोलेंगे कि किस प्रकार की अपक्रिया है भैया, उपचयन प्रकार की अपक्रिया, ये अपक्रिया है प्रकार से। ठीक है भैया। दूसरा लिखा है हाइड्रोजन का अलग होना, तो ये तो बड़ा बहुत सारे एग्जांपल है, पीछे भी करके आए हो, पीछे भी कैसे करके आए देखो ध्यान से। जैसे अपने पास में H2 हाइड्रोजन का अलग होना, जैसे मान लो हमने कहा कि H2O, अगर इसको हम दे दें विद्युत, पीछे करा के नहीं है एग्जांपल, अगर विद्युत दे दोगे तो ये क्या है, H2 प्लस का यानी कि O2 बनाएगा। देखो ना हाइड्रोजन टूट गया, तो हाइड्रोजन क्या है अपने पास अलग हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक यानी कि उपचयन का एग्जाम्पल है। बहुत सुंदर बात चल रही है। इलेक्ट्रॉन की कमी, अब इसको समझाने की कोशिश करता हूं, समझ जाओगे, नहीं तो चैप्टर नंबर 3 में कुछ बातें होती है ना कि आगे की बातें होती हैं, पूरी केमिस्ट्री पढ़ जाओगे तो समझ में आ जाएगा, सारी बातें साथ में समझ में आ जाएंगी। देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अपने पास जिंक है, अब जिंक के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, चैप्टर नंबर 3 में अच्छे समझ पाओगे, यहाँ पे लिख लेना केवल,
अब जिंक के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो मान लीजिए मैंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़ दिया, तो तीर के उस पार लिखेंगे, तो जब छोड़ देगा तो जो चीज जितनी इलेक्ट्रॉन छोड़ती है उसके ऊपर उतना ही प्लस आता है। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो इसके ऊपर बनेगा Zn2+। ये देखिए, तो देखो ध्यान, यहाँ पे क्या है, इस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो बन गया Zn2+। लिखेंगे इसको रिएक्शन में इस तरीके से। तो देखो ध्यान से ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी हुई है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से उपचयन हो रहा है। क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई? सारी बातें क्लियर हो गई हो तो बोल दो भैया कम से जय हो। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे दूसरी रिएक्शन का नाम है भाई, ये देखिए ध्यान से, यहां पे मैं जितनी चीजें बताया हूं ना, जितनी चीजें यहां पे बताया हूं, बस इस सबका उल्टा कर डालो। यहां पे सबको छापते हैं, ऐसे छाप लिया। अब सबका उल्टा बोल दो। यहां ऑक्सीजन का योग आगे लिख लो नहीं होता है, नहीं होता है। यहां ऑक्सीजन टूट के बाहर जाएगा। हाइड्रोजन अलग होती है, हाइड्रोजन का यहां लिख लो योग होता है, यहां ऑक्सीजन योग होता है, योग होता है, यानी यहां पे ऑक्सीजन आके जुड़ेगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन क्या आता है, यानी इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे क्या है, जुड़ता है। जो इधर हुआ था उसको जस्ट उल्टा करना है। एग्जांपल दे, जैसे कापर का ऑक्साइड है, कापर का ऑक्साइड देखो, कापर और ऑक्सीजन में टूट गया, तो देखो ना ऑक्सीजन दूर भाग गया, ऑक्सीजन का योग नहीं होता है, यानी कि दूर भागेगा। तो किसका, यहां देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का योग, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से योग कराना मिल गया तो बन गया कॉपर, और यहां बन गया क्या, पानी बन गया। पानी साथ में, यानी देखो ना यहाँ पे H क्या है, जुड़ रहा है, तो जुड़ गया है, तो यानी क्या है, ये एक प्रकार का अपचयन है। ठीक ना, यहां देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन क्या है, Cl के साथ में जुड़ गया तो HCl बना दिया, तो हाइड्रोजन का योग हो रहा, तो ये भी क्या है, एक अपचयन है। इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, और इसको देखते हैं, जैसे हमने कहा Zn2+ बैठा हुआ है, अब इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, तो ये मिल करके क्या होगा भाई, ये माइनस में ये प्लस में, ये खत्म हो जाएंगे, तो केवल बन जाएगा क्या, Zn बन जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इसीलिए इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, उपचयन नाम, अपचयन नाम देते हैं, रिडक्शन नाम देते हैं। मजा आ गया हो तो बोल दो मजा आ गया। तो जल्दी से इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की ओर हम बढ़ना शुरू करते हैं। पढ़े भाई, ले लो स्क्रीनशॉट, 1 2 3, बहुत बढ़िया किया। आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन का नाम है रिडॉक्स अपक्रिया। रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है बेटा, बड़ा आसान है। रिडॉक्स अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जहां पे उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। मैं हर शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर साथ वो एक साथ बोल रहा हूं, यानी कि जहां पे अपचयन और उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं ना, उसको बोलते हैं रिडॉक्स अपक्रिया। एग्जांपल देखो, जैसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जब मिलेंगे ना, तो वो बनाएगा कॉपर और बनाएगा जल। तो यहां पे देखो ध्यान से, तो एक काम हो रहा है, यहां देखो तो हाइड्रोजन जो गैस है ऑक्सीजन के साथ में क्या है, यानी कि जाके क्या भैया मिल रही है। पहले इसको देख लो, यहां कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन दूर जा रहा है, तो ऑक्सीजन जब दूर जाएगा तो क्या बोलेंगे, पीछे पड़ा क्या रहा है, यहां अपचयन हो रहा है। और यहां पे देखो इस हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जाकर के लग गया है, तो ऑक्सीजन के लगने को क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। तो बड़ा आसान सा एग्जांपल है, इसको आप अपने हिसाब से समझ लेना, जो ऊपर समझा है वही चीज नीचे लिखी है। एग्जांपल मैंने आपके साथ में दे दिए। अब एक दो टॉपिक और बच्चे जल्दी से देख लेते हैं। बैलेंसिंग बेटा क्या है, अगले वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या आ गया है। अगला टॉपिक आ गया भाई संक्षारण। क्या आ गया भाई, संक्षारण आ गया। फिर एक बार टिक कर दो, ये क्या आ गया भाई, संक्षारण आ गया। ये दिख रहा है क्या स्क्रीन पे, देखो एक बार दिख रहा है? छोटा दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है ना, ये भाई स्क्रीन पे है। देखिए बेटा, अब आगे जो मैंने अभी आपको अपचयन ये उपचयन जो सिखा रहे हैं ना, ये जो उपचयन सिखा रहे हैं, ऑक्सीडेशन सिखा रहे हैं, इसके हमारे डेली लाइफ में कुछ यूजेस है। पहला यूज बेटा संक्षारण, यानी कि कोरिजन। अब कोरिजन क्या होता है, शॉर्ट में याद कर लो, कोरिजन मतलब होता है जंग का लगना, कोरिजन। तो पहला एग्जांपल है कोरिजन का, जंग का लगना। ये क्या कहानी लिखी, पढ़ते थे आपको समझाते हैं। नोट्स इसलिए लेके आए कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, दिख रहा है ना। जैसे लिखा है, आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, परंतु कुछ समय पश्चात उन पर यानी क्या है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। पहले पहले बढ़िया बढ़िया चमकती हुई धातु लाएं, अब परत चढ़ गई। वो कारण क्या है, संक्षारण का। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित हो जाती है। जब कोई धातु, जो धातुएं हैं जैसे लोहा है, ये इसके ऊपर कोई अम्ल गिर जाए, अम्ल यानी कि HCl गिर जाए,
आर्द्रता का मतलब होता है पानी, जब पानी के संपर्क में आते हैं तो इसके ऊपर क्या है, एक जंग लग जाता है जिसको बोलते हैं संक्षारित हो जाती है, और संक्षारित होने की घटना को ही बोलते हैं संक्षारण। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, आगे लिखा भी है। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत, ये याद कर लो, पक्का आएगा, याद कर लेना। चांदी के ऊपर जो परत चढ़ती है ना वो हमेशा काले रंग की होती है, और जो तांबे के ऊपर परत चढ़ती है ना वो हमेशा हरे रंग की परत होती है जब जंग लगता है तो। ये बहुत यानी कि बहुत ज्यादा फेमस एग्जांपल, कई बार पूछे भी गए हैं। नीचे लिखा हुआ है, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। सोचो ना, संक्षारण से, भाई संक्षारण एक ही बताओ, आपका मकान 100 साल 200 साल बाद गिरेगा ना तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा संक्षारण। ये जो जो हम लोग गिट्टी लगाते हैं ना, पत्थर, उसकी 1000 से ज्यादा साल है, उम्र है उसकी। इसमें जो सरिया पड़ी है ना लोहे की है, वो संक्षारित हो जाएंगे तभी आपकी छत गिरेगी, तभी छत गिरेगी। जो कहीं भैया ब्रिज बना रहा है, ब्रिज गिरेगा ढाएगा, तो मैं सरिया का है, जंग ला के खोखली होगी, यानी कि संक्षारण बहुत नुकसान पहुंचाता, वही लिखा है नीचे। तो लिखा है, लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है ना, बहुत ज्यादा पैसा खत्म होता है। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है सर संक्षारण को रोकने का? इसका इलाज मेरे भैया है पेंट करना। पेंट करो, ज्यादा से ज्यादा पेंट करो, पॉलिश लगाओ। जितना ज्यादा पेंट पॉलिश करी हो उतना ज्यादा संक्षारण से बची, क्योंकि पेंट करे पा वे के सतह पर चिकनी हो जाई, तो जब कोई के ऊपर कोई यानी आदता पानी वानी गिरी तो फिसल के नीचे चला जाई, तुम्हारा धातु बच जाई। तो ये बेटा अपने पास क्या है, संक्षारण है। मुझे पूर्ण विश्वास समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत बढ़िया, ले लिया इसके साथ। अगले टॉपिक का नाम मेरी बात है विकृत गंधता, रेंसिडिटी से अंग्रेजी में बुलाते हैं, रेंसिडिटी। विकृत गंधता क्या होती है, पढ़ के दिखा दें या फिर ऐसे बोलते? देखो, जो चीज तेल से बनी यानी कि ऑयल से बनी है, अगर उसको तुम काफी समय के लिए कहीं पे बंद करके रखोगे ना तो वो बसाने लगती है, बदबू देती है। तो उसी बदबू की कहानी को हम समझते हैं विकृत गंधता से। पढ़ के देख लेते क्या लिखा हुआ है, एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे जो हम पैकेज वाली सामान खाते हैं ना, इसी विकृत गंधता से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। पढ़ के दिखाते क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। अबे हट पूतनी की, अबे ये बंडल मारूं, हट। हाँ पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है। लिखा है वसा युक्त, वसा मतलब फैक्ट यानी चिकनी चीजें, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? तो भाई स्वाद गंध बहुत खराब हो जाती है भैया, खराब हो जाएगी बहुत लंबे समय से रखोगे। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है, वही मतलब कि खराब हो जाती है, उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। जैसे प्रतिऑक्सीकारक मतलब होता है एंटीऑक्सीडेंट, इससे इंग्लिश में बुलाते हैं। विकृत गंधता को रोकने के लिए कोई पूछे क्या मिलाते हैं तो उसका आंसर ये लिखा जाएगा। सवाल भी पकड़ लो क्या बता रहे हैं। विकृत गंधता को रोकने के लिए हम प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। इसके रूप में कैसे क्या है, जैसे ये नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, जितनी पैकेट वाली सामान खाते हो ना, साला पहले जब मैं मतलब नहीं जानता था ये कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता था कि कंपनी वाले हमारे साथ में करते धोखा, क्योंकि जब हम भैया पैकेट वाली सामान लेते थे तो हम कहते साला बेवकूफ बना रहा है, कितना फुलाए हुए है अंदर चपसी अतनी। तो एक कारण तो ये है कि फुलाते हैं ऐसे लगे कि सामान ज्यादा है, लेकिन साइंस भी इसके पीछे छुपा हुआ है। वो फूली हुई इसलिए लगती है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी है, जिससे जो तुम चिप्स से कर से खा लेते ना, कोई मुलायम हुई कि खराब ना हुए, टाइट टाइट रहा है। तो वो कौन सा पदार्थ है, प्रतिऑक्सीकारक कारक पदार्थ। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयित होने की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स, आगे लिखा है, क्या आप जानते हैं चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं, है ना, कम सक यानी कि क्या है, चिप्स को उपचयित होने बजाती है। ये नाइट्रोजन इसलिए डालते हैं कि हमारे पास क्या है, वो चिप्स क्या है, खराब ना हो। तो यहां पे मैंने क्या क्या है, मोस्टली सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, बजाय रासायनिक क्रिया को संतुलित करना। कितना टाइम हुआ है? 8:41, 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट। बताएं बैलेंसिंग की अगले दिन है?
लंबा समय लगे थोड़ा, तो क्या समझा जाए। तो बेटा वीडियो लंबी पड़ जाएगी, तो टेंशन न लो, इसको आप देखो, इसको एंजॉय करो, इसको अपने यार दोस्तों के साथ में शेयर करो। कल सुबह तक आपको अगली वीडियो भैया रासायनिक क्रिया को संतुलित कैसे किया जाए, धमाकेदार वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी, उसको जरूर देखना। उसको देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि एक रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, मिलते हैं कल।